नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर्स अकेडमी मुरैना में। साइंस का आपके लिए अगला सेट लेकर आए हैं जिसे हम डिस्कस करते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन है, नम स्थिरता पर किसी गैस के अणु का वर्ग माध्य मूल वेग यानी कि रूट मीन वेलोसिटी किसके अनुक्रमानुपाती होता है? ऑप्शन है आपका 1/t, रूट टी, टी या टी स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है रूट टी। क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी गैस के अणु का जो भार माध्य मूल वेग होता है कितना होता है? रूट टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों यानी फोर्स में से कौन जिम्मेदार है? तो कौन सा बल लगता है? घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला ऑप्शन है स्थिर वैद्युत बल या चुंबकीय बल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यानी कि नदियों के बहाव में जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है इसमें? गुरुत्वाकर्षण बल इसमें लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? तो किस बिंदु पर शीतलता से है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है आपके हिमांक, गलनांक, हिमांक से नीचे या गलनांक से ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर यह है हिमांक से नीचे। सुपर कूलिंग का अभिप्राय किससे है? हिमांक से नीचे वाले बिंदु को जो है सुपर कूलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? सेरिबेलम, सेरेब्रम, पोन्स, थैलेमस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर है सेरेब्रम। तो जो सेरेब्रम है ये इनमें से जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र से 2r की ऊंचाई पर स्थित किसी व्यक्ति का वजन क्या होगा? और यहाँ पर r क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या ली गई है। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति का वजन क्या होगा? ऑप्शन है आपके वही रहेगा, आधा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा या एक चौथाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? तो व्यक्ति का वजन जो है एक चौथाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक चौथाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेविपारा क्या है? तो बेविपारा क्या है? सीधे जीव को जन्म देते हैं, कैक्टस का एक प्रकार है, शैवाल का एक प्रकार है या एक मोलस्क का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। क्या करते हैं? ये सीधे जीव को जन्म देते हैं, उनको बेविपारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण के में किया जाता है? तो ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में करते हैं? ऑप्शन है नाइलॉन, कृत्रिम रेशम, टेरिलिन या रबड़। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर है टेरिलिन। किसके निर्माण में करते हैं? टेरिलिन के निर्माण में ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए क्यू आई से क्या अभिप्राय है? यानी ए क्यू आई की फुल फॉर्म बताना है आपको। इसका फुल फॉर्म क्या बनेगा? एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, आर्मी क्वालिटी इंडेक्स या एयर क्वालिटी इंपैक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? एयर क्वालिटी इंडेक्स। यानी ए क्यू आई का फुल फॉर्म क्या बनेगा? एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्रोम्बिन मानव शरीर की निम्न में से किस शारीरिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो थ्रोम्बिन का कार्य क्या होता है? पाचन, खून का जमना, श्वसन या मल उत्सर्जन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है खून का जमना। थ्रोम्बिन का मुख्य कार्य होता है खून को जमाना। अगर आप यानी कि देखिए जैसे कि जो ब्लड जैसे कहीं पर अगर कट लग जाती है तो जो ब्लड निकलने लगता है और कुछ देर बाद वहां पर जो थक्का जम जाता है, और वही थक्का जमाने का कार्य कौन करता है? थ्रोम्बिन उसमें सहायता करता है। अगर यहाँ से विटामिन पूछा जाए आपसे कि जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन के है। कौन सा है? विटामिन के। और विटामिन के अगर पूछा जाए कि हमारी बॉडी में कहाँ बनता है, तो विटामिन के जो होता है हमारी बड़ी आंत का कॉलन भाग। कौन सा? बड़ी आंत का जो कॉलन भाग होता है, यहीं पर विटामिन के का संश्लेषण होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? दूध के घोल का, नींबू का रस, सिरका या बेकिंग सोडा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर है। तो मधुमक्खी का जो डंक है इसके डंक का इलाज के लिए बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मैस्कोट क्या है? तो भालू, पेंगुइन, सिंह या व्हेल। मैस्कोट मतलब होता है शुभंकर, यानी कि उसका। तो ये शुभंकर क्या रखा गया ऑपरेटिंग सिस्टम का? पेंगुइन। कौन है? पेंगुइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु भट्टी का ईंधन कौन सा है? तो परमाणु भट्टी में किसका यूज करते हैं हम लोग? थ्योरियम, सोडियम, यूरेनियम, पेट्रोलियम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है यूरेनियम। यूरेनियम किसका यूज करते हैं? यूरेनियम, जिसको परमाणु भट्टी कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि देखिए जो यूरेनियम है ये तो इसके अगर इसमें उत्पादन में बात करें विश्व में तो कजाकिस्तान
हम सॉरी कजाकिस्तान देश जो है यूरेनियम के उत्पादन में विश्व में प्रथम है। और थोरियम की बात करें तो थोरियम जो है अपने देश भारत में, भारत अपना देश थोरियम के निर्माण में यानी थोरियम के उत्पादन में नंबर 1 है। और अगर भारत में बात करें कहाँ पाया जाता है तो ये केरल का जो मालाबार तट है वहां पर थोरियम की भरपार बहुत अधिक मात्रा है। और तो यहाँ से इसका थोरियम का यूज क्या क्या कर सकते हैं, तो थोरियम का जो यूज है ये भी एक परमाणु ईंधन है। जैसे जो आपका यूरेनियम होता है इसके साथ जो है थोरियम को मिला करके यूज किया जाता है। तो थोरियम के मामले में भारत नंबर 1 है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बम चंद्रमा पर विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर इसकी आवाज कितनी देर बाद सुनाई देगी? 20 मिनट बाद, 2 घंटे 20 मिनट बाद, तीन घंटे 7 मिनट बाद, या आप विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए चंद्रमा पर जो विस्फोट होगा उसकी ध्वनि हमें पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस भी काफी है और इसके साथ ही जो है यहाँ पे बीच में जो है वायुमंडल स्थित नहीं है। तो जब वायुमंडल स्थित नहीं है तो उसकी ध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन और यहाँ से आपसे क्वेश्चन और बनता है कि चंद्रमा की जो पृथ्वी से दूरी कितनी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता की ऐसा इकाई क्या है, यानी ध्वनि की तीव्रता की ऐसा यूनिट क्या है? वाट प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जूल प्रति वर्ग मीटर, या टेस्ला प्रति वर्ग मीटर? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर है वाट प्रति वर्ग मीटर जो है ये ध्वनि की तीव्रता की इकाई। किसकी? ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? वाट प्रति वर्ग मीटर है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक मात्रा धारिता की इकाई क्या है? तो भौतिक मात्रा यानी कि जो धारिता है कैपेसिटेंस इसकी इकाई क्या है? वेबर, फेरड, टेस्ला, ओम। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है फेरड। क्या है इसकी इकाई? फेरड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को कैसे जोड़ना चाहिए? तो यानी कैसे जोड़ना होगा इनको? ऑप्शन है आपके समांतर में, सीरीज में, मिश्रित में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर है समांतर में। यानी उसका प्रतिरोध कम करना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसको समांतर क्रम में यानी पैरेलल में उसको जोड़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पर निम्नलिखित धातु का लेपन गैल्वेनीकरण कहलाता है। तो गैल्वेनीकरण करते हैं जो प्रक्रिया होती है उसमें किस धातु का लेप किया जाता है? ऑप्शन है Cr, Sn, Zn या Ni। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है? Zn। Zn यानी कि जिंक। क्रोमियम, देखिए Cr यानी क्रोमियम होता है, Zn जिंक, N निकेल, और ये Sn होता है आपका एंटीमनी। ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी रक्त समूह में क्या होता है? एंटीजन नहीं रहते, एंटीबॉडी नहीं रहते, ना तो एंटीजन और ना ही एंटीबॉडी होते हो। इसमें एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। तो ए बी रक्त समूह में क्या होता है? इसमें एंटीबॉडी नहीं होती। क्या नहीं होती? एंटीबॉडी नहीं होती, यानी कि इसमें क्या पाया जाता है? तो एंटीजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो जो प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका फोटोमीटर, क्रायोमीटर, बैरोमीटर, साइनोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है फोटोमीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापने का यंत्र फोटोमीटर कहलाता है। प्रकाश का जो है प्रकाश है, जो सूर्य का जो प्रकाश है ये किस रूप में चलता है? तो ये फोटोन के रूप में चलता है। इनको क्या कहते हैं? जो प्रकाश जो है यानी कि ऊर्जा के पैकेटों के रूप में चलता है। उन पैकेट्स को क्या नाम दिया गया है? तो उनको फोटोन नाम दिया गया। ये आपको याद रखना है। इसके साथ ये क्वेश्चन और बनता है कि जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। क्या है? पारसेक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक मात्रा पृष्ठ में तनाव की इकाई है। तो भौतिक मात्रा जो पृष्ठ में तनाव की इकाई क्या है? यानी कि आपसे पूछा गया पृष्ठ तनाव की यूनिट क्या है? तो न्यूटन सेकंड, पास्कल मीटर, स्टेरेडियन, जूल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल इंटू मीटर। यानी कि पास्कल मीटर क्या है? पृष्ठ तनाव की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाले तत्वों की पहचान करें। तो 2 और 6 वाला तत्व इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का देखिए, जो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है यानी परमाणु क्रमांक 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। अब इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें नील्स बोर के अकॉर्डिंग, किसके? नील्स बोर मॉडल के अकॉर्डिंग इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कक्ष में 2 आते हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ से 8 में से 2 गए तो कितने बचे? 6। तो दूसरे कक्ष में सिर्फ 6 आ जाएंगे। जबकि अगर इनको भरा जाए तो दूसरे कक्ष में 8 पूरा होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 आएंगे। तो इसका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा?
2 अच्छा ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोमिनेंस। तो ये नील्स बोर का मॉडल है, इससे आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन की गति निम्न में किसका उदाहरण है? तो ट्रेन की गति किसका उदाहरण है? ऑप्शन है घूर्णन गति, प्रक्षेप्य गति, घुमाव गति या रूपांतरण गति। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर है रूपांतरण गति। ट्रेन की गति क्या है? रूपांतरण गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी तरंग की प्रबलता यानी लाउडनेस उसके निम्न में से किसके अनुपात में होगी? तो किसके अनुपात में होगी? आयाम, आयाम के वर्गमूल, आयाम का घन या आयाम के वर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर क्या है? आयाम के वर्ग के बराबर। तो तरंग की जो प्रबलता है ये किसके अनुपात में होगी? आयाम के वर्ग के अनुपात में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है परावर्तन। परावर्तन जो है ध्वनि की गूंज के लिए आवश्यक है। एक यहां से क्वेश्चन और बनता है, आप सभी ने प्रतिध्वनि सुना होगा। प्रतिध्वनि क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे हम पहाड़ी वगैरह क्षेत्रों में जाते हैं, जहां पर क्या होता है, अगर आवाज करते हैं तो आवाज क्या वहां पर गूंजती हुई हमें सुनाई देती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए? तो इसका मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर चाहिए। कितना चाहिए? 17 मीटर चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि जो आवाज गूंजने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर का डिस्टेंस चाहिए, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा? 0 मीटर पर सेकंड, 14.7 मीटर पर सेकंड, 4.9 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 0 मीटर पर सेकंड। अब 0 मीटर पर सेकंड, जैसे मान लीजिए आपने यहां से कोई वस्तु फेंकी, अधिकतम ऊंचाई यानी कि वो है कि जिस जगह से वो वापस से लौटने लगे। तो देखिए यहां से आपने कोई वस्तु फेंकी तो यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए वो वस्तु रुकने के बाद ही तो वापस वो लौटेगी। तो ये अधिकतम ऊंचाई उसकी यही तो है। तो जहां पर जिस समय वो रुक चुकी है तो वहां पर उसका वेग कितना हो गया? 0 हो गया। तो 0 मीटर पर सेकंड। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें।